देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को पूछा गया है कि एल्फ्रेड मार्शल के आर्थिक विचारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ एल्फ्रेड मार्शल का क्या विचार थे, उनके क्या कथन थे, उनके बारे में बतलाना है। देखिए, आंसर बहुत बारीकी से आपको समझते हुए चलना है ताकि आपको एग्जाम में एकदम सटीक आंसर आ सके दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, सही तरीके से आपको समझते हुए चलना है। एक ही बार वीडियो देखिए लेकिन सही तरीके से देखिए दोस्तों। क्या, चलिए। एडम स्मिथ, मथलस और रिकॉर्ड तथा जे.एस. मिल के परंपरा सर्वथा समाप्त नहीं हुई। आधुनिक युग के उस प्रणाली के में बीवर करने वाले अर्थशास्त्रियों को नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता था, ठीक है ना, किस इतिहास में। इसके प्रवर्तक एल्फ्रेड मार्शल कहा जाते थे, ठीक है। इसको प्रवर्तक एल्फ्रेड मार्शल कहा जाते थे। इस वर्ग के अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर निकोलस, जो 1850 से 1927 तक रहा, और सिजविक सॉर्डविक 1838 से 1900 तक रहे, और ए.एस. पोंगू, श्रीमती जॉन रोबिन्स, डॉक्टर ए.एन. रॉबर्टसन चेयरमैन तथा हिकस आदि थे। ये सारे हमारे क्या थे, अर्थशास्त्री थे। हिकस आदि हैं। किन्स को हम इस परंपरा से अलग मानते, किन्स का जो था उसको हम अलग मानते, इसको हम ऐतिहासिक एक अर्थशास्त्री नहीं मानते। यद्यपि यह मार्शल के विषय शिष्य एवं कृपापत्र थे। कौन थे? किन्स किसके थे? मार्शल सबका क्या थे? शिष्य थे। इसी विचारधारा की एक उपशाखा स्वीडन में विक्लेस है। स्वीडन में कौन है? विक्लेस है, जो 1851 से 1926 तक रहे, स्थापित की, जिसे स्वीडिश स्कूल भी कहा जाता है। अमेरिका व नॉर्वे प्रतिष्ठित विचार टस्टिंग तथा सेमुसलन द्वारा विकसित हुआ। देखिए, ये कहने का मतलब क्या है, ये एल्फ्रेड मार्शल के आर्थिक विचारों का वर्णन करिए। सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल क्या थे, उनके बारे में जानना है। तो ये सारे अर्थशास्त्री पहले रहे, कहाँ तक? 1890 तक, 1900 तक। उसके बाद जो किन्स रहे वो मार्शल का ही क्या रहे? शिष्य रहे। उसके बाद और भी मार्शल रहे, कौन रहे? यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका प्रतिष्ठित विचार थे, सेमुसलन द्वारा विकसित हुए, ये सारे उसके शिष्य थे। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद आपको करना है क्या? मार्शल का प्रभाव, मार्शल के विविध विचारकों का प्रभाव पड़ा, ठीक है। उन्होंने, यहाँ से फिर एक लाइन लिखना है, उन्होंने दर्शन, नीतिशास्त्र, गणित, राजनीति आदि का गंभीर अध्ययन किया था, जिसका स्पष्ट प्रभाव उनके अर्थशास्त्र पर पड़ा। खास तौर से नीतिशास्त्र और गणित उनका आधार ही है। वे स्वयं एक दयालु तथा साधु पुरुष थे और यह संस्कार उनके धार्मिक परिवार से उन्हें मिला था। दार्शनिक में वे काटा का सबसे अधिक प्रभावित थे। अनेक आंतरिक हीगेल, वेथम तथा मिल ने उन्हें प्रभावित किया था। उन पर डार्विन एवं टाइनीव ने भी असर डाला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का गहन अध्ययन किया था और तकलीनी एवं प्राचीन समाजवादी विचारों का ऐतिहासिक तथा गणित संप्रदाय आदि से भी अवगत थे। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं? मार्शल का मौलिक योगदान। मार्शल का प्रबंधन ग्रांथ अर्थशास्त्र क्या थे के सिद्धांत 6 भागों में विभक्त था। प्रथम 2 खंड परिमाण और प्रारंभिक भूमिका के विषय में है। तीसरे खंड में आवश्यकता का विवेचना है। चौथा खंड में पूर्ति से संबंधित है। 5वें भाग में मूल्य के सिद्धांत और 6वें वितरण का वर्णन किया गया है। मार्शल के प्रधान योगदान को संक्षेप में आगे समझा गया। देखिए, जो मार्शल का मौलिक योगदान था उसको 6 भाग में बांटा गया। 6 को आप देख लिए, उसके बाद उसको संक्षेप में अब देखिए बताया जाएगा। पहला में क्या था? आर्थिक भाषा की परिभाषा एवं मार्शल के अर्थशास्त्र परिभाषा क्रांतिकारी परिवर्तित किया गया। उन्हें लिखा, अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य जीवन का अध्ययन है। वह व्यक्ति और समाज के कार्यों के उस भाग को अध्ययन करता है जो भौतिक कल्याण के साधनों के प्रति एवं प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का नहीं, मुख्यतः मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य की धन स्वाधिक क्रियाओं की जांच करता है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो यह घन अध्ययन है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण पक्ष में यह मनुष्य अध्ययन है। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं? मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान तो माना ही, साथ ही उसे एक कला एवं नैतिक विज्ञान की मान्यता दी। मार्शल की परिभाषा एवं क्षेत्र के विवेचना के बाद बहुत आलोचना भी हुई। कहा गया कि मार्शल को इस प्रकार संयुक्त विभागों में नहीं बांटा जा सकता, अर्थात मनुष्य का कोई कार्य ना पूर्णतः आर्थिक होता और ना पूर्णतः अनैतिक ही। यह भी कहा गया कि विज्ञान का मूल उद्देश्य ज्ञान का उद्घाटन करना है, मानव कल्याण
अर्थशाखा के उद्देश्य नहीं, परिणाम है आदि। उसके बाद दूसरा इसी के अंदर पूछा गया दूसरा पॉइंट बतलाया, अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली मार्शल के अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रणाली भी स्थिर कि उनके अनुसार आगमन तथा निगमन दोनों ही पद्धतियों अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने लिखा है कि आगमन और निगमन दोनों ही अर्थशास्त्र के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे कि चलाने के लिए दाएं और बाएं दोनों की पैर का आवश्यकता होती है। चलने के लिए आप दाएं बाएं दोनों पैर की यूज करते हैं, उसी तरह क्या है कि आगमन और निगमन दोनों चाहिए अर्थशास्त्र में। उन्होंने दोनों प्रणालियों का क्षेत्र निर्धारित किया, परंतु यह भी बताया कि यहाँ तक संभव हो तो तिथियों के आधार पर सिद्धांत स्थिर होने चाहिए, अर्थात आगमन पद्धति का अपनाना चाहिए, किंतु जहाँ ऐसा संभव ना हो वहाँ निगमन आवश्यक हो जाता है। मार्शल ने लिखा है, ऐसी कई प्रणाली हैं जिसे अर्थशास्त्र की विशिष्ट प्रणाली कहा जा सके, प्रत्येक प्रणाली का अपना स्थान पर उपयोगी बनने का प्रयास होना चाहिए। ये किसका? मार्शल द्वारा कहना है। उसके बाद दूसरा में तीसरा में देखिए, अर्थशास्त्र के प्राकृतिक नियम। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मूलतः ठीक है एक शुद्ध विज्ञान माना है, उसके नियमों के प्राकृतिक नियम कहा, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी घोषित किया कि अर्थशास्त्र के नियम अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित है। मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वारभाट के नियमों से नहीं जानी चाहिए, न कि आकर्षण और शक्ति के सरल और निश्चित निगम से। कारण यह है कि मनुष्य के कार्य इतने भी विविध और अनिश्चित होते हैं कि पूर्ववर्तियों की श्रेष्ठतम व्याख्या जो मानवीय विज्ञान में की जा सकती है सदैव दोषपूर्ण की एवं गलत होती है। ओके, उसके बाद उपभोक्ता की बचत की सिद्धांत। उपभोक्ता की बचत या अधिक विचार यद्यपि मार्शल से पूर्व भी ज्ञात और उस उपभोक्ता लागत के नाम से जाना जाता था, परंतु मार्शल ने उसे एक व्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया और वह मार्शल के नाम से ही संयुक्त है। मार्शल ने उपभोक्ता अधिव्यय के निम्न शब्दों को परिभाषा दी। वास्तुत्व के लिए मूल्य का उपभोक्ता वास्तव में देता है उस प्रस्ताव मूल्य का जो कि वह वस्तु का अभाव सहने से बजाय देने को तैयार हो जाता है। अधिक ही इस तरीके संतोष का माप हम इसे उपभोक्ता के बचत कह सकते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मांग की लोच अपने सिद्धांत नामक ग्रंथ के नेतृत्व खंड एवं मार्शल की मांग की लोच की विश्लेषण किया। मूल्य में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में परिवर्तन की गति होती, वही मांग की लोच। उन्होंने मांग को लोच का निम्न 5 भेद बताएं। ठीक है, पहला पूर्णतः लोचशील एब्सोल्युटली इलास्टिक, जब मूल्य में बिना परिवर्तन हुए मांग में अंततः परिवर्तन हो जाए। दूसरा में यहाँ देखिएगा अत्यंत लोचशील हाईली इलास्टिक, जब मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन हो। तीसरा लोचशील, जब मूल्य और मांग में एक ही अनुपात में परिवर्तन हो। पाँचवा कम लोचशील, जब मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कम परिवर्तन हो। ओके, उसके बाद देखिए छठा में लोचहीन मांग, जब मांग में परिवर्तन ना हो। मार्शल ने लोच को नापने की प्रणाली भी बताई जो कि वह पद्धति मतलब कि ऑटली मेथड कहलाती है। सातवां प्रतिनिधि फॉर्म का विचार। मार्शल के प्रतिनिधि फॉर्म का विचार प्रस्तुत करते हुए बताया है कि वस्तु का मूल प्रतिनिधि फॉर्म की लागत बराबर होता है। मार्शल ने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी, जिसका संबंध समान योग्यता से है और जिस उन आंतरिक एवं बाह्य किफायतों का सामान्य लाभ मिल रहा है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर प्राप्त होती है, जिसे हम वस्तु के किस्म, वस्तु की बिक्री की व्यवस्था और अन्य आर्थिक बातों को ध्यान रखा जाता है। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फॉर्म एक औसत फॉर्म होती है, वह ना घट रही है और ना बढ़ रही हो, उसे साधारण लाभ हो और ना साधारण हानि। तात्पर्य यह है कि वह फॉर्म एक संतुलन अथवा सौम्य स्थिति में हो। मार्शल ने लिखा है कि फॉर्म घटती बढ़ती रहती है,
परंतु प्रतिनिधि फॉर्म सदैव लगभग एक आकार के ही रहती है। जैसे कि किसी नवीन जंगल में प्रतिनिधि पेड़ एक आकार का रहता है। उन्होंने सुझाया है कि जिस प्रकार जंगल में सब प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ पुराने परंतु कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो औसत होते हैं और उसी प्रतिनिधि फॉर्म होती है। ठीक है। 8वां, मूल्य का सिद्धांत मांग एवं पूर्ति का संबंध। मार्शल का एक महान समझवादी थे। उनकी व्यापक दृष्टि से परस्पर विरोधी विचार का तकलक समान हो सकता था। इस विषय में हम उनके पूरे ग्रंथ में पाते हैं। मूल्य की सिद्धांत भी उनकी यही विशेषता दिखाती है। अब देखिए, एडम स्मिथ तथा रिकॉर्ड आदि का विचार था कि मूल्य लागत द्वारा निर्धारित होता है। इस विचार पर जैकस ने संदेश व्यक्त किया कि ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री का मत था कि मूल्य को निर्धारित तत्व उसकी योग्यता की मांग। मार्शल ने इन विरोधी विचारों का समन्वय प्रदान किया और मूल्य का सिद्धांत एक दूसरे ही आधार दिया। उन्होंने मूल्य पर मांग और पूर्ति, उपयोगिता तथा लागत दोनों का ही प्रभाव बताया। उनके अनुसार आपातकालीन मूल्य पर मांग का अधिक से अधिक प्रभाव होता दीर्घकालीन मूल्य की पूर्ति का, परंतु मांग और पूर्ति दोनों ही कैंची के दो फलों के समान है, दोनों ही जरूरी है। वे ये मानते हैं कि दीर्घकाल में मूल्य की प्रवृत्ति अपनी लागत के बराबर होने की होती, सामान्य मूल्य अस्थायी समय पर आधारित होता। ओके। उसके बाद 9वां, योग्यता लागन तथा अभ्यास लागन। सर्वप्रथम मिल ने यह अनुमान किया था कि प्राकृतिक योगदान में केवल भूमि में नहीं वरन श्रम तथा संगठन भी होता है। इस प्रकार संपत्ति के इन संसाधनों में भी लगन संभव। मार्शल ने इस श्रम की इसे बचते हुए योग्यता का लागन कहा। निम्न परिभाषा दी, अभ्यासा लगन कुल आगमन मौद्रिक व्यय का वह अंतर है जो मांग और पूर्ति किस्म परिवर्तन से होता है। मार्शल के विचार उपयुक्त का प्रत्येक साधन लागने अर्जित कर सकता। मार्शल ने इस विचार का लाभ बाद में लगने का आधुनिक सिद्धांत के विकास में मिला। उसके बाद 10वां पॉइंट में क्या बोलता है, मूल्य का सिद्धांत के समान कि वितरण में कोई भी मार्शल बहुस्थितीय रूप दिया है, परंतु मार्शल के लिए वितरण भी मूल्य की सिद्धांत ही एक भाग है। ओके। इसके बाद देखिए, प्रत्येक समाज में अर्जित धन राष्ट्रीय आय होता है जिसे उपत्ति के साधन में मजदूरी, ब्याज तथा वेतन आदि के रूप में बांटा जाता है और बाद में उत्पादक की बचत या लागन बचाता है। आय कितनी भी अधिक हो, उन बात समझने रहने पर भी साधनों का भाग भी उतना ही अधिक होगा। मार्शल ने उपत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन का साहस माने। ओके। इन सभी साधनों को मिलने वाली राशि क्रमशः लगन, मजदूरी, ब्याज, वेतन, लाभ होती है। लागन को पड़े अन्य साधनों का मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। मांग सीमित उपजाऊ का निर्भर होती है और पूर्ति साधन का निरंतर व्यय द्वारा निश्चित होती है, परंतु दीर्घकाल में लागत की प्रधान घटक है। मार्शल के कथन था कि मनुष्य जितना उपभोग करता उससे अधिक उपभोग कर सकता है। इसी कारण वितरण की समस्या भी पैदा होती है कि इस तरीके से धन का किस प्रकार बांटा गया। ओके। उसके बाद यहाँ से देखिए, पहला देखिए, अब यहाँ पे मजदूरी का विषय में मार्शल का कथन है कि सामान्य मजदूरी जीवन का व्यय के लिए प्राप्त होनी चाहिए। मजदूरी के निर्धारण भी मार्शल के समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धांत को भी मान्यता दी और सीमता उपयुक्तता को भी। उसने उन दोनों की अपनी चतुराई से संयुक्त कर दिया। मजदूरी भी मांग और पूर्ति के समान निर्धारित होती है। उसके बाद देखिए, ब्याज को मार्शल प्रतीक्षा का पुरस्कार मानते हैं। मार्शल का यह कहना है कि पूंजी का निर्माता भविष्य की आशा पूंजी की संचय करता है, अर्थात प्रतीक्षा करता है, अतः इसी बदले में उस ब्याज पाने का अधिकार होता। मार्शल ने 2 प्रकार के ब्याज बताए, एक कुशल ब्याज, दूसरा सुगम ब्याज। ठीक है। आंतरिक जोखिम के प्रकार तथा संबंध का पुरस्कार शामिल होता है, जबकि युद्ध ब्याज का केवल प्रशिक्षण प्रतिफल होती है। ओके। उसके बाद यहाँ देखिएगा,
लागन मार्शल का लागन सिद्धांत रिकॉर्ड के सिद्धांत का आधुनिक संस्करण है। होने ना लिखने और मार्शल के भूमि लागन का सिद्धांत रिकॉर्ड पर आधारित है। यद्यपि उन्होंने मिल के वैकल्पिक प्रयोग वाले विचार को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने मना का अधिक विस्तृत प्रयोग किया और अशब लगन से उसे विभिन्न बताया, जो कि उपदित और भौतिक साधनों के प्रयोगों में से होने वाली प्राकृतिक सुविधा का उपयुक्त लाभ संबंधित विचार अत्यंत अस्पष्ट था। एक स्थान पर वे साहसी पूंजीपति मानते और दूसरे स्थान पर लाभ का प्रतिबंध का पुरस्कार करते, परंतु लाभ के लिए उन्होंने मांग और पूर्ति की यंत्रणा का प्रयोग किया। साहसी की मांग और पूर्ति लाभ का मात्रा निर्धारित करती है। प्रस्तुत सहायी कार्य में विषय में मार्शल की कई निश्चित मत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, मार्शल ने लागन और लाभ के अंतर को सही नहीं समझा। उनके अभ्यास लागन के विचारों उलझना बढ़ाया है। कम ही नहीं, वास्तुत बचत के विषय में मार्शल बहुत उलझा में पड़े हैं। उपभोक्ता की बचत, लगन, वापस लगन तथा लाभ आदि का अंतर बिना स्पष्ट हुए इनमें संबंधित कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। ओके, 11 मार्शल के सभी सिद्धांतों पर कुछ ना कुछ कहा, परंतु विस्तार में या उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने उपयोग, अर्थ, आवश्यकता का सुंदर विश्लेषण किया। आवश्यकता के लक्षण तथा वर्गीकरण आदि का उनका श्रेय है। मेथड जिसमें उन्होंने मुद्रा और सिद्धांत का सुंदर विवेचना किया। मुद्रा मात्र सिद्धांत उन्होंने मांगा और पूर्ति माध्यम में समझाया, उससे और उसमें मुद्रा के महत्व है। इस प्रकार काय शक्ति समस्त सिद्धांत का भी उनका अपना वर्णन है। ओके, उत्पादक नियमों के उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक वर्णन किया जो त्रुटिपूर्ण होते हैं, आधुनिक सिद्धांत का आधार बना है। उनके अनुसार उपपत्तित निम्न पर नियम है। पहला, उपपत्तित वृद्धि का नियम, जब सीमितता उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरा, संपत्ति सहमत का नियम, जब सीमितता उत्पादन समान हो। उपपत्ति हर्ष का नियम, जब अशांतता उद्घटन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद परंतु कठिनाई यह है कि प्राकृतिक नियमों का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र का यह परस्पर विरोध नियम आजकल एक ही नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 चरणों माने जाते हैं। यह ठीक है। आधुनिक संशोधन है कि औसत उपज और आधार उत्पादन का घटना और बढ़ना माना जाता है, अर्थात जिस बिंदु पर सीमितता उपज और औसत उपज बराबर होते हैं वहां तक उत्पादन बढ़ रहा, ऐसा कहते हैं, और वहां से उत्पादन का घटना माना जाता है। मार्शल, देखिए, मार्शल का मूल्यांकन अर्थशास्त्र के इतिहास में मार्शल का सहानुभूति ऊंची और उनकी गणन एडम स्मिथ, मैथल्स तथा रिकॉर्ड आदि की परंपरा की जाती है। ओके, समानवादी और उनके अर्थशास्त्र के मूल आधार है। मार्शल के पास आकार विविध विचार का ना रहकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इस दृष्टि से हम सावित्री पाते हैं। अर्थशास्त्र में उनके लिए शुद्ध विज्ञान भी नीति भी पूर्णता होते हुए गणितहीन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सामान्य मार्ग नहीं, चौराहा और अर्थशाखा हो या ही पेड़ है। अर्थशास्त्र की गति की कमी है, इसके कारण उनके विचारों की रूढ़िवादी कहा गया है। ठीक है, दूसरा, मर्यादा निर्धारण मार्शल का दूसरा महान कार्य अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इसमें संबंधित शब्दों का मर्यादा और सीमा निर्धारण करना, उन्होंने परिभाषाएं, वर्गीकरण, विभाजन आदि देकर अर्थशास्त्री को एक स्थिरता प्रदान की और उस प्रकार विज्ञान की नौवीं यह सकता कि नीचे है कि मर्यादा अब अनावश्यक हो गई है, परंतु उनके समय उनका उपयोग था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र को चॉपमैन के अनुसार उन्होंने प्रथम बार एक संगठित व्यवस्था की रूप दिखाई। ओके, तीसरा में
अर्ध अर्धस्वादी मार्शल के वैज्ञानिक होते हुए अर्थशास्त्र विचार थे मिल एवं बथम के आदर्शों से भी प्रभावित थे। स्वयं उनके पृष्ठभूमि नीतिशास्त्र और दर्शन की अनुपंगतित अर्थशास्त्र जैसे भौतिक विषय में भी मानव कल्याण का भावना से आते प्रोते थे। अर्थ उनके लिए मन कल्याण का साधन था। स्वयं अपने सध्य नहीं था, परंतु साथ ही वह एक यह भी मानते थे कि बिना आर्थिक कल्याण का मनुष्य की मानसिक तथा नैतिक उपलब्धि नहीं है। मनुष्य और धन की उनके चिंता सदा ही दो आधार रहे हैं। चौथा, मौलिक योगदान। जहाँ तक मौलिक विचारों का पक्ष है, मार्शल ने उपभोक्ता अभ्यास, लागत, मूल्य का समय तत्व, परिभाषा, प्रतिनिधि फॉर्म, विचार का दिए हुए आज अधिकांश विचारे, मार्शल प्रतिष्ठित संप्रदाय, पुनः स्थापना की कल्पना, मौलिक विचार तथा प्रस्तुत करके आर्थिक जगत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या लगती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। साथ में अपनी समस्या भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपकी समस्या हो रही है। इसी प्रकार से अब हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार रात भर क्लासेस चलेगी ताकि जल्दी जल्दी आप सभी को मटेरियल एग्जाम से पहले मिल सके। क्योंकि जब आप एग्जाम से पहले 4-5 घंटा अगर आपको मोबाइल मिल जाए तो सारा पूरा जितना क्वेश्चन करेंगे वो सारा आप खत्म कर लेंगे दोस्तों, यह हमको उम्मीद है। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको किस प्रकार से हमारी वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक है, अगर आपके लिए बेनिफिट है तो हमारे प्लेटफॉर्म को एक सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह से आपको कन्फ्यूज़न है या किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। बाकी लाइक शेयर करने की जिम्मेदारी आप सभी पे है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।